हेलो फ्रेंड, अभी हम जनसंख्या प्रभावित करने वाले कारक पिछले वीडियो में पढ़े थे अपने, उसी को आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमने पिछले वीडियो में आपको जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो भौतिक कारक हैं उनकी बात कर रहे हैं। उसमें आपको उसमें 3 कारक जो है वो बताए थे। चौथा कारक जो है, जो कि विश्व में जितने भी प्रदेश हैं, प्राकृतिक प्रदेश हैं, उनमें जनसंख्या के बेहतर प्रभावित करता है। उसके अंदर हम सबसे जो प्रधान है वो है जलपूर्ति, अर्थात जल की उपलब्धता। क्योंकि हम सब जानते हैं जहाँ जल ज़्यादा उपलब्ध होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, वहाँ जनसंख्या वास करती है। क्योंकि जल केवल हमारे भौतिक आवश्यकता पूर्ति नहीं करता, बल्कि ऐसी अनेक आर्थिक क्रिया हो सकती है हमारी, चाहे कृषि हो, चाहे इंडस्ट्री हो, और भी अधिक जो हमारे जानवर साथ रहते हैं उनके लिए जल बहुत आवश्यक है। और यही कारण है कि जहाँ आसानी से उपलब्ध है, जहाँ जितने भी नदी घाटी प्रदेश हैं, और देख लीजिए जैसे भारत का जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक सघन जनसंख्या जो मिलेगी वो आपको नदियों के किनारों पर, नदियों दोनों तरफ किनारों पर नदियों के हजारों की संख्या में घनत्व जो है जनसंख्या का वो इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है मिट्टियाँ। ठीक है, पिछले जो पहले बताया था आपको टॉपिक वो था भूमि की बनावट। भूमि की बनावट और मिट्टियों में अंतर है। मिट्टियों से अभिप्राय है कि किसी प्रदेश में कृषि के दृष्टिकोण से या किसी उद्योग के दृष्टिकोण से मिट्टी की प्रकार क्या है। भूमि मतलब होता है जो एक स्वरूप है, अच्छा उसका स्वरूप है, उससे होता है। तो मिट्टी की अगर उर्वर होगी, आपकी मिट्टी उपजाऊ होगी या खनिजों से भरी होगी, तो निश्चित रूप से वहाँ पर आर्थिक व्यवसाय करने का अच्छा अवसर होता है, अधिक चांस होते हैं, और वो प्रदेश अच्छी तरह से आबाद होता है। इसके विपरीत अगर मिट्टी बेकार है, रेगिस्तान इलाका है या मिट्टी खराब है, तो वह जनसंख्या निश्चित रूप से कम होगी। ठीक है ना। और इसका आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वितरण है इंडिया में, वो जितनी जो कछारी मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, उसके क्षेत्र में, नदियों के किनारे में, पूरे मैदानी क्षेत्र जो है नॉर्थ इंडिया का, और साउथ इंडिया में बीच में वो जहाँ अच्छी उर्वर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी वगैरह है, वहाँ पाई जाती है। तो मिट्टी इसे प्रभावित करती है। नेक्स्ट जो है वो है खनिज पदार्थ। ठीक है, हर जगह वैसे पर जहाँ मान लीजिए मिट्टी भी नहीं है उपजाऊ या अन्य कोई कारक फेवरेबल नहीं है, पानी भी कम है, परंतु यदि मान लीजिए वहाँ पर खनिज संसाधन उपलब्ध है, तो खनिज व्यवसाय जो है, खनिज संसाधन जो है, वो एक प्रमुख मानवीय व्यवसाय है, और ये मानव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, आज से 100 साल पहले रेगिस्तान में कुछ भी नहीं था, बहुत कम पॉपुलेशन थी, पर अब जैसे प्राकृतिक तेल का उत्पादन अब से होने लगा है 1970 से। प्राकृतिक तेल, पहले उसका कोयला और अन्य खनिज संसाधन मिलने लगे, और अब रिफाइनरी। तो इन सबसे क्या हुआ, प्राकृतिक दृष्टि से वहाँ जलवायु दृष्टि से बहुत हार्श कंडीशन है। जलवायु में गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो 45, 48, 49 तक चल जाता है। पानी बहुत कम है, वर्षा बहुत कम है, उसके बावजूद भी लोग वहाँ पर जा के बस रहे हैं। कारण क्या है कि आर्थिक क्रिया के लिए खनिज संसाधन खूब मिलने लग गए, और इधर कृषि के लिए ही जो इंदिरा गांधी जल नहर परियोजना है उससे काफ़ी फायदा हो गया है, जल मिलने लगा है। और अब जो लेटेस्ट डेवलप वो रिफाइनरी के आने से काफ़ी फर्क पड़ गया। इसी प्रकार जैसे ऑस्ट्रेलिया में कोलगार्डी और कालगुली दो जगह है। ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उसका 70% के आसपास जो एरिया है वो पूरा पूरा डेजर्ट है। कोई बहुत कम जनसंख्या है, ज़्यादा जनसंख्या साउथ ईस्ट जो है एरिया है वहीं रहती है। परंतु दो जगह ऐसी, कालगुड़ी कोलगाड़ी, दो जगह ऐसी वहाँ पर जनसंख्या घनत्व है डेजर्ट में होने के कारण वो वहाँ पर गोल्ड वाइन्स है, सोने की खान है। तो खनिज पदार्थ के कारण भी जनसंख्या पर आ सकती है। नेक्स्ट जो है वो है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन यानी पावर रिसोर्सेज। ठीक है, शक्ति साधन में क्या होता है, निर्माण उद्योगों के लिए जो इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे उनको जनसंख्या वो चलाने के लिए, परिवहन के लिए पेट्रोल, गैस, जल विद्युत, इन सब की जरूरत होती है। तो जहाँ पर ये आसानी से उपलब्ध होते हैं उन स्थानों पर जनसंख्या अधिक मिलती है। ठीक है,
8वां जो तत्व इसमें कारक है वो है आर्थिक उन्नति की अवस्था। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है या जनसंख्या जितना आर्थिक दृष्टि से जितना जो प्रदेश जितना अग्रसित होगा, जितना उच्च होगा, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व उतना ही अधिक होगा, जनसंख्या बच्चा ज़्यादा बढ़ेगा। जबकि जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जनसंख्या है परंतु वहाँ पर उनका जीवन स्तर बहुत निम्न है और वो लोग अधिकांश लोग वहाँ से इसीलिए प्रवासन माइग्रेशन करते हैं, प्रवासन करते हैं। ठीक है ना। तो किसी देश में आर्थिक उन्नति होने पर उसकी जो जनसंख्या वहाँ की जो उससे क्या होता है, उसकी जो पोषण क्षमता होती है जनसंख्या की वो बढ़ जाती है और उस प्रदेश में निवास करने के जो लोग हैं, जनता है, तो भूख नहीं बढ़ती। ठीक है ना। अगर भोजन सामग्री की कम उत्पन्न होती है, जैसे अफ्रीकन कंट्री में कुपोषण जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। कारण क्या है, जनसंख्या खूब बड़ी है परंतु वहाँ पर आर्थिक रूप से वो संपन्न नहीं है। तो ऐसे देशों में, वैसे प्रदेशों में क्या होता है, खाद्य पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, आयात के लिए पैसा भी नहीं होता है, तो उसको वहाँ पर भुखमरी, कुपोषण ऐसी बीमारी होती है और अंततः ये लोग वहाँ पर दूसरे देशों के लिए माइग्रेट कर सकते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजी बोलते, हिंदी बोलते हैं तकनीकी उन्नति। ये भी अपन जानते हैं कि तकनीकी विकास के द्वारा नए यंत्र, परिवहन के साधन, मशीन, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, तकनीक अच्छा कर सकते हैं और जलवायु और जो ऋतु की जो कठोरता होती है उससे हम कुछ हद तक पार पा सकते हैं। जैसे मैं बताया था, जैसे डेजर्ट में अब जब से तेल शोधन कारखाने बिजनेस मिलने लगे तब से पब्लिक बढ़ गई है, तो लोगों ने क्या किया, वहाँ पर गर्मी पड़ रही है, गर्मी तो कम हो गई नहीं रही, शुरू से कहते हैं शुरू तुम गर्मी कम डालो, ये तो कह नहीं सकते, तो हमने क्या किया, एसी तैयार कर ली। ठीक है भाई, अगर 49 डिग्री टेम्परेचर है तब एसी चला लेंगे, एसी का टेम्परेचर 22 डिग्री, 23 डिग्री, 22 डिग्री करके आराम से रहते हैं, खूब काम करते हैं ऑफिस में लोग। तो हमने क्या किया, एसी क्या हुआ, हमने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर ली। तो जहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप अधिक विकसित है वहाँ जनसंख्या भी अधिक मिलती है। नेक्स्ट है फिर सामाजिक जो कारक है, सांस्कृतिक कारक, यानी जो समाज है, रीति रिवाज है, धार्मिक विश्वास है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, इसका सबका प्रभाव भी जनसंख्या की मात्रा पर पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट जो वर्ल्ड वार था, प्रथम विश्व युद्ध था, उसके पहले चीन के जो निवासी थे अपने पूर्वजों की कब्रों के पूछते रहते कर। ठीक है, वो उनकी अब जो कब्र होती है उनको पूछते थे और इस कारण वो प्रवास नहीं करते थे, दूसरे देशों में नहीं जाते थे। ठीक है, तो जनसंख्या इससे क्या हुआ, वहाँ की जनसंख्या बढ़ती गई, माइग्रेशन बंद नहीं था तो जनसंख्या बढ़ती गई और समाज के लोग भयंकर नंबर 1 पर जनसंख्या यहाँ पर चीन की मिलती है। इसके विपरीत जिस समाज के लोग भाग्यवादी होते हैं, ठीक है, उनका परमाणु नियोजन में विश्वास नहीं होता है और अधिक संतान होने में जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे अनेक कारक है और भी हो सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कारक है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक के प्रभाव से जनसंख्या का सीधा संबंध होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का लगभग जो क्षेत्रफल है वो भारत की अपेक्षा लगभग 3 गुना है, परंतु ऑस्ट्रेलिया में की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 1/60 भाग है केवल। ठीक है ना। पर उसका कारण क्या है कि उसका कारण सरकार की श्वेत नीति है, क्योंकि वहाँ पर जो गोरी जातियों के अलावा दूसरे लोगों को ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश नहीं बसने देती थे लोग पहले। अब तो हालांकि किसी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर ये नीति थी उनकी। अमेरिका में देखिए हर तरह लोग बोलते काले सफ़ेद सब मिलेंगे, पर ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ काले लोग एंट्री नहीं कर रखे उन्हें। तो ये पॉलिटिकल कारण जो हुए होते हैं जिनसे जनसंख्या के बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। और लास्ट जो अपन इसमें कह सकते हैं वो है मानव की छांट, यदि मनुष्य किसी प्रदेश में अधिक या कम निवास करे, इस विषय में जो उसकी खुद की छांट होती है, खुद की सीमाओं के बीच में रहता है। क्योंकि एक ओर जहाँ वातावरण के द्वारा जो निश्चित सीमा है और दूसरी ओर उसमें क्या है, उस प्रदेश की सरकार है उसके द्वारा नीति होती है। तो उन दोनों के मध्य संपर्क स्थापित करके, समन्वय करके मानव किस दृष्टिकोण से, किस प्रकार से अपने आप को वहाँ सेट करता है, वहाँ स्थित अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, ये उसके मानव की छाट, उसकी जो क्षमता है उन पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, ये
मुख्य कारक हैं। और इसके अलावा एक दो कारक और भी हो सकते हैं, जैसे वातावरण की वांछनीयता हो सकती है, या अंतर्राष्ट्रीय देशों की पारस्परिक निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी है, ये भी इस कारक हो सकती है। परंतु ये मेन जो कारक थे 14-15 कारक, वो आपको बताए। अगले अपन लेक्चर में अपन वर्तमान जो वितरण है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।